गैस। तो तुम्हें तो सॉफ्टवेयर तो पता होगा जो फोन में यूज करते हो, लैपटॉप में यूज करते हो, सब सॉफ्टवेयर है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर तुम्हारे तक पहुंचा और फिर तुम लोग कभी कभी ये भी फेस किए होगे कि इंस्टाग्राम हो या फिर तुम्हारा खुद का एंड्रॉइड डिवाइस ही क्यों ना हो, कभी कभी तुम लोग ये भी फेस किए होगे, कभी कभी लैग होता है। तुम लोग क्या करते हो, ट्विटर में कुछ लिखते हो, सॉफ्टवेयर ये लैग हो रहा है, मेरा आज इंस्टाग्राम काम नहीं कर रहा है, और कभी कभी बीच में यूट्यूब भी बंद हो गया था, वो काम नहीं कर रहा है। तो वो क्या हो रहा है उसमें, एक्चुअली कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा, लैग हो रहा है। तो सॉफ्टवेयर एक्चुअली क्या हुआ उसके मतलब, वो जो प्रॉब्लम है वो मेंटेनेंस भी क्लियर होगा। ओके, तो अभी तुम लोग बोलो मेंटेनेंस क्या है, अभी सॉफ्टवेयर है क्या। तो फॉर्मल डेफिनेशन में छोड़ के अगर मैं नॉर्मल तुमको लेमन लैंग्वेज में बोलूँ सॉफ्टवेयर क्या है, जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर देख रहे हो उसको पहले हमको कोई सोचा होगा कि हाँ हमको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, लाइक लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इंस्टाग्राम। कोई सोचा होगा जब मार्क जकरबर्ग बैठा होगा फेसबुक बनाने से पहले, वो सोचा होगा कि हाँ मैं अपने दूसरे रूम में जो दोस्त बैठा है उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, मैं सिर्फ वर्किंग आवर में कनेक्ट हो पा रहा हूँ, और नॉन वर्किंग आवर में तो कुछ कनेक्शन का है नहीं एक्सेप्ट फोन कॉल्स। तो उसने सोचा कि क्यों ना कुछ एक मैसेजिंग ऐप बनाए जो नॉर्मल एसएमएस से डिफरेंट हो। ओके, तो वो लोग मिलकर बनाए फेसबुक। तो उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हुआ कि नॉर्मल एसएमएस में पैसा पड़ता था पहले, अभी पड़ता है कि नहीं, तो कितना मैक्सिमम मैसेज भेज सकते हो एसएमएस, 100 या 200, मतलब पैक के ऊपर डिपेंड करता है, 100-200 भेज सकते हो मैक्सिमम। लेकिन वास्तव में कितना मैसेज भेज सकते हो, कुछ भी नहीं, उसका कोई लिमिट नहीं है, जितना तुम्हारा स्टोरेज है उतना जाएगा मैसेज, जाएगी नहीं। वही हो रहा है, मान लो तुम्हें को वही प्रॉब्लम आया तो वो प्रॉब्लम डिटेक्ट करेगा। अभी वो सोचा कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, प्रॉब्लम तो डिटेक्ट हो गया, सॉल्व कैसे करें। तो उसने ऐप बनाया जिसका नाम है फेसबुक। ओके, फिर फेसबुक बना लिया, फेसबुक कॉलेज में चल गया उसका अच्छे से। अभी उससे कुछ बिजनेस प्लान उसके दिमाग में आया कि चलो अभी कॉलेज में अगर चल गया तो पूरा दुनिया में तो चलेगा, सारे स्टूडेंट को तो वही प्रॉब्लम हो रहा होगा, वर्किंग आवर में तो वो कनेक्टेड हो रहे होंगे, जब रूम में होंगे रात को उनको किसी के साथ बात करना है तो वैसे शॉर्ट मैसेजिंग आपको था ही नहीं। तो उसने फिर उसका कंपनी बनाया, टोटल कंपनी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको, उसको पूरा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा उसको, क्योंकि एक कॉलेज के तो नहीं ना, पूरे दुनिया के लिए वो बना रहे हैं, अभी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज करेंगे तो उसको टीम मेंबर चाहिए और बाकी बहुत कुछ चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, स्टोरेज कनेक्टेड डिवाइसेस चाहिए, फिर नेटवर्क चाहिए, जितना भी बैंडविड्थ उसको सब चाहिए कि नहीं। तो उसके लिए वो भी सोचा होगा। सब करने के बाद वो तुमको ला के फेसबुक पकड़ा दिया। अभी फेसबुक में तुम लोग बोलोगे कि नहीं मुझे उसका लॉगिन आईडी पसंद है, मुझे उसका स्टाइल पसंद है, मुझे कमेंट के लिए कुछ अलग सा बटन चाहिए। वो लोग क्या करेगा, सारे फीडबैक्स टेक ओवर करेगा। फिर क्या करेगा, मेंटेनेंस फेज को जाएगा, मेंटेनेंस फेज में उसको चेंज करेगा, एक एक करके डेवलपमेंट करता जाएगा, मतलब अपग्रेडेशन से कहते हैं। ओके, तो अपग्रेडेशन करता क्या, वो जो टोटल प्रोसेस हुआ फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द आइडिया टू अपग्रेडेशन, और अपग्रेडेशन होकर तुम्हारे पास वही क्या अच्छा वाला ऐप आ रहा है, फिर से वो टोटल प्रोसेस को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। बस उतना ही है इसका। अभी ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो जो प्रोजेक्ट आइडिया सोचा होगा वो आइडिया एक प्रोजेक्ट होगा कि नहीं, वो आइडिया। अभी मेरे पास एक आइडिया, तुम्हारे पास एक आइडिया, कुछ करना चाहते हो, कोई बैंक का ऐप खोलना चाहता है, कोई मे बी फूड को जो वेस्टेज, फूड वेस्टेज हो रहा है उसको घटाने के लिए कोई चाहता है, कोई वेस्ट मैनेजमेंट के ही बना सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तुम लोग कुछ भी सोचो वो एक प्रोजेक्ट में जाएगा कि नहीं। तो वो प्रोजेक्ट को ये जो 10 स्टेप नहीं ले, प्रोजेक्ट मतलब स्टेप 0 तक सिलेक्ट प्रोजेक्ट, बट ये जो 10 स्टेप है इसी 10 स्टेप को फॉलो करके सारे प्रोजेक्ट बनाया जाता है, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। इंटरनेशनल तुम किसी भी कंपनी को चले जाओ तुम यही 10 स्टेप फॉलो कर रहे होगे। ओके, तो पहले क्या स्टेप था, सिलेक्ट द प्रोजेक्ट, मतलब स्टेप 0। प्रोजेक्ट का पहले एडिशन आया होगा तुम्हारे दिमाग में, हमको एडिशन चाहिए। आफ्टर एडिशन तुम प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिए। ओके, फिर आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट स्कोप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अभी स्कोप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैंने एक बार किसी इवेंट में क्वेश्चन पूछा था, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन एंड इन्वेंशन। गाइस को बताओ, इनोवेशन एंड इन्वेंशन इंग्लिश वर्ड है दोनों, डिफरेंस क्या है इन दोनों। इनोवेशन सोचना, इन्वेंशन बनाना। ओके, समवट ट्रू। जो अपना एडिशन जब लाइट बल्ब बनाया था हम क्या बोले थे उसको, उसने कुछ इन्वेंट किया। अभी अगर कल मार्क जकरबर्ग या फिर इलोन मस्क कुछ नया वाला कंपनी बना दिए तो उसको हम क्या बोलेंगे,
इट इज एन इनोवेटिव आइडिया। अभी स्पेसएक्स बनाया गया किसका, इलोन मस्क का, हम क्या बोल रहे हैं, इट इज एन इनोवेटिव स्टार्टअप। नया जो वर्ड सुनेंगे इनोवेटिव स्टार्टअप, दिस इज एन इनोवेटिव आइडिया, कभी ये सुने क्या, दिस इज एन इन्वेंटिव आइडिया, नहीं सुने तो भाई ये इन्वेंशन क्या होता है, कुछ भी नया चीज है, दो केमिकल मिला दिए, उनको एक नया फॉर्मूला बना दिया, वो क्या हुआ, इन्वेंशन। इनोवेशन क्या है, वो जो नया फॉर्मूला बनाया गया है, क्या वो जनरल पब्लिक के यूज में आ रहा है, अगर वो जनरल पब्लिक के यूज में नहीं आ रहा तो उसका क्या ही मतलब है। तो हम इकोनॉमिक वायबल देखेंगे कि इकोनॉमिकली वो कितना वायबल है, एनी प्रोडक्ट, जो भी नया प्रोडक्ट आ रहा है वो इकोनॉमिकली कितना वायबल है। एक छोटा सा आइडिया ले लो, एक एग्जांपल देते हैं, एक स्टार्टअप में एक आए थे एक एक्सपर्ट, एक एग्जांपल देते हैं, पता है ट्रैक्टर हार्वेस्टर। तो अमेरिका में एक फार्मर था, फार्मर ने एक नॉर्मली बंदा था, वो देख रहा था कि लोग क्रॉप ऐसे कटिंग कर रहे हैं, ओके हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो हार्वेस्टिंग करते गए क्या, तो उसने क्या किया, एक मल्टी मशीन बना दिया जो हार्वेस्टर कर लेगा, हार्वेस्टर मशीन होता है, ये 1800 की बात बोल रहा हूँ, ओके। तो उसने हार्वेस्टर बना लिया, एक बार हार्वेस्टर बना लिया, किसको सेल करेगा, फार्मर्स को, तो वो जाके फार्मर्स को सेल करना शुरू किया, ओके पीच किया, सारे जो क्या होता है जैसे मेला लगा होता है वहां पे जाके उसने सबको क्या प्रेजेंट किया, बट उसका प्रॉब्लम क्या पता है, कोई भी नहीं खरीदा उसका, इंटरेस्ट तो सबका था लेकिन खरीदे कोई नहीं, क्यों पता है इसका मेन रीजन क्या था, कोई बता सकता है इसका मेन रीजन क्या हो सकता है, एग्जैक्टली तुम एक हार्वेस्टर खरीद रहे हो, फार्मर कितना ही दे सकता है पैसा, हार्वेस्टर के तो पैसा दे नहीं सकता, तो उस बंदे ने क्या डिस्कवर किया पता है, ईएमआई, आज जो तुम भर रहे हो ना ईएमआई हर महीने, वो उस बंदे ने डिस्कवर किया था पता है। उसने क्या किया, उसको पता चला कि हाँ फार्मर तो खरीद नहीं पा रहे, तो इसलिए उस बंदे ने क्या किया, उसने क्या कि अच्छा ठीक है तुम मेरा हार्वेस्टर रख लो, तुम लोग अभी हार्वेस्टिंग करके अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करो, एक बार प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, फिर अपने प्रोडक्शन का जितना इंक्रीज वाला पार्ट नहीं है उतना मुझे दे दो, तो जब मेरा ईएमआई खत्म हो जाएगा मुझे मेरे हार्वेस्टर का पैसा मिल जाएगा, उसके बाद तुम्हारा प्रोडक्शन में जितना इंक्रीमेंट वैल्यू है तुम रखो अपने पास, ये तो है ईएमआई। 1800 में ईएमआई ऐसे डिस्कवर हुआ था पता है, तो इसलिए इसको कहते हैं इन्वेंशन, क्योंकि ये पब्लिक को वायबल है, इकोनॉमिकली वायबल जो चीज होता है कोई इन्वेंशन मतलब इनोवेशन, उसको अक्सर इन्वेंशन, उसको हम इनोवेशन कहते हैं, ओके। तो उससे शुरू होता है पूरा ये अपना जो मार्ग है। तो हो गया स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स क्या है मेरे पास, आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी प्रोजेक्ट कहाँ बना है, वेब में बना है या फिर मेरा प्रोडक्ट है कुछ सेलिंग करना है मुझे सेल्समैन के साथ, वो सब देखना पड़ेगा। फिर एनालाइज प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिलेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, ओके ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। एक बार तुम प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड देख लिए, हाँ प्रोजेक्ट में क्लाउड में बना होगा, एंड्रॉइड में बना होगा, वेब में बना होगा, वो सब देखने के बाद तुम लोग कहाँ जा रहे हो कि लाइफ साइकिल मॉडल। अब ये लाइफ साइकिल मॉडल क्या होता है, तो ये हो गया लाइफ साइकिल मॉडल, ओके। लाइफ साइकिल मॉडल क्या होता है, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले जितने भी कंपनीज होते हैं एक फिक्स्ड मॉडल को फॉलो करते हैं, ओके। ये मॉडल ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे ईएमआई 1800 से बना है, अभी तक यूज कर रहे कि नहीं, वैसे ये सब मॉडल्स ऑलरेडी कोई क्या कह सकते हो एमबीए वाला स्टूडेंट, अभी कोई मैनेजमेंट वाला स्टूडेंट बनाया होगा और इसका मॉडल इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो चुका है, तो सब अभी इसी मॉडल को यूज करें। तो हमारा सबसे बेसिक और पहला मॉडल है वाटरफॉल मॉडल, ओके। तो वाटरफॉल मॉडल क्या बोलते हैं कि पढ़ लो कुछ लिखा है, ये तो हम पढ़े इंग्लिश हमसे होता है ना, तो देख लो क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी लिखा है, ओके। पहले होता है फिजिबिलिटी स्टडी। अब ये फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है, किसी प्रोजेक्ट को अभी तुम्हारे दिमाग में तो आइडिया आ गया, ठीक है, और अभी जब तुम कंपटीशन में जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में तो आइडिया आया होगा, कुछ आइडिया सोचोगे, हाँ मुझे ये बनाना है वो बनाना है, तो कंपटीशन में आइडिया कुछ सोचने के बाद तुम उसका फिजिबिलिटी स्टडी बनाना है। भाई फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है, फिजिबिलिटी का मतलब क्या है, बना सकते हैं नहीं बना सकते इस चीज को, तो फिजिबिलिटी स्टडी वही बोल रहा है कि अगर मैं प्रोजेक्ट टेक ओवर कर लिया, क्या अभी का जो टेक्नोलॉजी है मैं उससे कुछ बना सकता हूँ, अभी मेरे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अभी तुम लोग बोलोगे नहीं मैं आयरन मैन का सूट बनाऊंगा, वो तो उड़ नहीं पाएगा, आयरन मैन के सूट के लिए क्या चाहिए, वो आर्किटेक्ट है, वो अभी का टेक्नोलॉजी तो नहीं है, किसी के पास नहीं पता वो टेक्नोलॉजी क्या है, तो अभी तुम लोग ऐसा प्रोजेक्ट लिखोगे, ऐसा फ्यूचरिस्टिक वाला प्रोजेक्ट नहीं लिखोगे ना, वो तो वायबल नहीं है इकोनॉमिकली, तो
तो वो नहीं होगा, तो फिजिबिलिटी क्या होगा? अभी तुम्हारे पास जो जो टेक्नोलॉजी है, तुम एआई एमएल यूज कर सकते हो, चैट जीपीटी बॉट है वो भी यूज कर सकते हो, एंड्रॉइड या वेब प्लेटफॉर्म वो यूज कर सकते हो, क्लाउड यूज कर सकते हो, वो सब फिजिबल है अभी तुम्हारे लिए। मतलब तुम लोग अभी उसको यूज करके कुछ कर सकते हो। वो का प्रोजेक्ट का फिजिबिलिटी कि हमारे पास क्या वो रिसोर्सेस है, कि हमारे पास वो मैन पावर है जो कि हम प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, वो फिजिबिलिटी स्टडी में आएगा। फिर सेकंड क्या लिखा है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है? अभी तुम लोग कंपनी रखो, तुम लोग अभी कंपनी बना लिए, प्रोजेक्ट सोच लिए, अभी इस प्रोजेक्ट का तुम लोग क्या फिजिबिलिटी स्टडी भी कर लिए कि हाँ हमारे पास रिसोर्सेज भी है, मैन पावर भी है, हम इसको बना सकते हैं। अभी एक बार तुम लोग सोच लिया, अभी डॉक्यूमेंटेशन तो करना जरूरी है। और ये डॉक्यूमेंटेशन का नाम क्या होता है? एसआरएस डॉक्यूमेंट। ओके, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हम बोलते हैं उसको, फुल फॉर्म उसका। तो वर्ड के साथ ही जाते हैं, सॉफ्टवेयर है उसका रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर को क्या क्या चीजों का जरूरत है अभी, उसका हिंदी वर्जन बोलते हैं। देखो कंपटीशन में यही होता है, तुम उसको अंग्रेजी से हिंदी कन्वर्ट करते हो, तुम्हारा डेफिनेशन हो गया। ओके, उतना ही होता है एक्चुअली। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, तो क्या क्या हमको चाहिए अभी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए? तो क्या चाहिए होगा? एक तो मॉड्यूल्स चाहिए होगा, फंक्शंस लिखते हैं, पता है किसी फंक्शंस तो पता होगा। सॉफ्टवेयर एज अ होल तुम लोग कभी बना नहीं सकते, कितना कोड लिखो तुम लोग, बस 100 लाइन कोड लिखते लिखते कहाँ पे गलती है तुमको पता नहीं चल रहा है। अगर तुम लोग लिखोगे 1000 लाखों लाइन, थोड़ी हो जाएगी नहीं? तो कोड को तोड़ेंगे हम, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे, जैसे तुम लोग कर रहे होंगे फंक्शंस में, मॉड्यूल्स में, जावा जो यूज करेंगे मॉड्यूल्स में तोड़ेंगे। तो वही रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कि हम छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे पूरे प्रोजेक्ट का, कि प्रोजेक्ट काम कैसे करेगा। हाँ, एक लॉगिन होगा, यूजर लॉगिन करेगा, ओके वो एक मॉडल का। यूजर पेमेंट भी तो करेगा कभी जाके, अगर कुछ पेमेंट वाला बना है तो वो एक मॉडल हो गया। अगर यूजर चाहता है उसको कार्ट में भी रख सकता है, जो ऐड टू कार्ट होता है, वो भी एक मॉडल बना सकते हैं। लेट्स सपोज तुम्हारा कोई शॉपिंग ही ले लो, शॉपिंग वेबसाइट है, तो शॉपिंग वेबसाइट में यूजर क्या सर्च करेगा एक शॉपिंग के लिए, कुछ सर्च करेगा नहीं सर्च बार में, अगर सर्च करे वो भी तो एक मॉडल हो सकता है, सर्चिंग एंड जो वर्ड टाइप करेगा उसका हम सर्च करेंगे, वो एक छोटा सा मॉडल बना सकते हैं। बेयर मिनिमम सोचो क्या क्या हो सकता है। ओके, तो वो सब को तुम क्या डॉक्यूमेंट बनाओगे, डॉक्यूमेंटेशन बना के रिक्वायरमेंट एनालिसिस में डालोगे। एक बार वो हो गया, फिर डिजाइन फेज को आएंगे। डिजाइन फेज में क्या करेंगे? जो डॉक्यूमेंट्स बना लिए, अभी ऐसा तो नहीं तुम लॉगिन करके डायरेक्ट पेमेंट पर चले जाओगे, तो सॉफ्टवेयर हुआ क्या? तो लॉगिन कर लिए, पेमेंट वो क्या हुआ? कुछ भी नहीं बना। तो लॉगिन करोगे फिर कहाँ जाओगे? अपने सर्चिंग को जाओगे, सर्च करके तुम्हें क्या चाहिए, एक बार सर्च किया फिर चीजें दिखाना शुरू कर देगा, मतलब वो वेबसाइट। फिर उस वेबसाइट से एक चीज को चूज करोगे, उस चीज को चूज करके उसका साइज भी तुम चूज कर सकते हो, कलर चूज कर सकते हो, फिर क्या कार्ट में उसको भेजोगे, एक बार कार्ट में भेजोगे फिर प्रोसीड टू चेकआउट, फिर जाके पेमेंट होता है। ये उसका क्या प्रॉपर वर्कफ्लो रहा। या फिर तुम क्या लॉगिन करके पे कर देते हो, ऐसा तो नहीं है ना, ये प्रॉपर वर्कफ्लो तुमको फॉलो करना ही पड़ेगा। जो प्रॉपर वर्कफ्लो फॉलो किए उसको तुम डिजाइन फेज में कर रहे हो। ओके, डिजाइन फेज में क्या, तुम अभी रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जो मॉडल्स को तोड़ेंगे छोटे छोटे पार्ट में, उस छोटे पार्ट को तुम सजा के लिखेंगे बस, कि यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से किसी और जगह को जाएगा, उसको तुम डिजाइन फेज में करोगे। एक बार ये सब हो गया फिर कोडिंग फेज को आते हैं, लेकिन तुम लोगों का काम इस इवेंट में बस यहाँ तक ही है। ओके, कोडिंग टेस्टिंग मेंटेनेंस वो हाई लेवल है, क्योंकि कॉलेज में भी तुम लोगों को टेस्टिंग और मेंटेनेंस के लिए कुछ देते नहीं, कॉलेज में तुम कोडिंग ही करते हो बस। अभी तुम लोग क्या कर रहे हो? ना ये सब कर रहे हो ना ये सब कर रहे हो, अभी तुम लोग बस कोडिंग ही कर रहे हो। जो भी वेब डेवलपमेंट ऐप डेवलपमेंट वाले हो सब कोडिंग ही कर रहे हो तुम लोग, ना ही इसको टेस्टिंग कर रहे हो ना इसका तुम मेंटेनेंस कर पा रहे हो, क्योंकि इसका प्रोसेस पूरा अलग होता है। तुम लोग डीबग और वो जो कहते हो वो उसका बस पार्ट है टेस्टिंग का, दैट्स नॉट द कंप्लीट टेस्टिंग। ओके, तुम लोग बस कोडिंग करो। तो कोडिंग में क्या होगा? वही हार्ड कोड, डेवलपर्स आएंगे, 1000 डेवलपर्स बैठेंगे, वो जो मॉड्यूल्स है एक एक मॉड्यूल क्या 100-200 डेवलपर्स को देके टीम बना के वो लोग बना लेंगे, मतलब क्या कोडिंग कर लेंगे। एक बार वो लोग कोडिंग कर लिए फिर इस कोडिंग का टेस्टिंग होगा, एक एक मॉडल का टेस्ट होगा, मॉडल को मर्ज करके फिर उसका टेस्ट होगा, फिर मर्ज करने के बाद टोटल सिस्टम का उसका भी टेस्ट होगा। इसलिए 3 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होता है। एक टेस्टिंग कहते हैं हम यूनिट टेस्टिंग, दूसरा टेस्टिंग को कहते हैं हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तीसरा कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग। नाम के अनुसार ही है, यूनिट टेस्टिंग जैसे मॉडल्स को करते हैं वैसे ही अपना इंटीग्रेशन टेस्टिंग दोनों मॉडल को इंटीग्रेट करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे कि प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं। वैसे सिस्टम टेस्टिंग जब सारे मॉडल इंटीग्रेट हो जाएंगे टोटल सिस्टम का टेस्ट करेंगे। फिर आता है मेंटेनेंस। अगर कल को लो कि कोई
अमेजोन चाहता है कि उसके साथ मूवी दिखाएगा, अमेजोन मिनी सीरीज कुछ टीवी नहीं आता, अमेजोन वेबसाइट भी तो आता है ना, अमेजोन मिनी टीवी। तो कल को अमेजोन सोचा कि नहीं मेरे को एक मिनी टीवी भी ऐड करना है, तो वो मेंटेनेंस फेज में होगा। मेंटेनेंस फेज में क्या होगा, फिर से वो लोग जाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ रिक्वायरमेंट एनालिसिस में, वहाँ पे वो फिर से कुछ चेंज करेंगे कि हाँ अभी तो नहीं हो रहा है, अभी उसको मिनी टीवी चाहिए, नया मॉडल ऐड किए, फिर उसको डिजाइन फेज में नया मॉडल ऐड होगा, फिर कोडिंग टीम कोड करेगा, फिर टेस्ट होगा, फिर मेंटेनेंस होके दे देंगे तुमको। ओके, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, वी शेप मॉडल। वाटरफॉल मॉडल जैसा ही है, लेकिन वी शेप मॉडल में क्या करते हैं, बस हम हर एक फंक्शन को एक ही बार टेस्ट करते हैं। वाटरफॉल मॉडल में क्या दिखे, पूरे आखिरी तक आए थे हम, फिर आखिरी के बाद मेंटेनेंस होता है, मतलब टेस्टिंग था फिर मेंटेनेंस था। और आखिरी में टेस्ट करने से प्रॉब्लम होता है कि अगर ऊपर ही कोई गलती आ गया, हम उस गलती को डिटेक्ट नहीं कर सकते। जैसे सपोज रिक्वायरमेंट एनालिसिस में गलती हो गई तो डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ये वाला फेज बनेगा वी शेप मॉडल। इसमें क्या होता है कि हर फेज में हम टेस्टिंग और डिजाइन, मतलब ये दोनों एक ही साथ चलते हैं पैरेलल। टेस्टिंग टीम टेस्ट कर रहा होगा, तुम लोग इधर डिजाइन कर रहे हो, डिजाइन हुआ टेस्टिंग टीम को दो, टेस्टिंग टीम टेस्ट करके फिर से तुमको फीडबैक देगा। ये उसका मॉडल है। फिर आता है हमारा प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल में क्या होता है, नॉर्मल जो तुम लोग अभी जो कर रहे हो, क्या उसको कहते हैं, एक बार बनाओ, फिर उसको कस्टमर को दो, सेटिस्फाई नहीं हुआ फीडबैक देगा, फिर बनाओ, ये कंटिन्यूस साइकिल घूमता रहेगा जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता। वही प्रोटोटाइप मॉडल। फिर आता है एजाइल मॉडल और स्क्रम। ये अभी का सबसे एडवांस मॉडल है। ओके, इस मॉडल में क्या होता है, हम वर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अभी जो दुनिया के जितने बड़े कंपनी ले लो, अमेजन, गूगल या फिर फैन वैन जो भी होता है, सारे कंपनी क्या तुम लोग सोच रहे हो एक ही टीम, दो ही टीम कर रहे होंगे, उनका तो हजार हजार टीम होगा और अक्रॉस द ग्लोब सारे जगह में होगा उसका। तो उस टीम को मैनेज करते करते एक प्रोजेक्ट आ गया, उसका एक पार्ट अमेरिका में हो रहा है, दूसरा पार्ट ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा पार्ट जापान में हो रहा है, तो तीनों को इंटीग्रेट भी तो करना है, उनका मीटिंग भी चाहिए। इसलिए अभी का सबसे मोस्ट एडवांस मॉडल है एजाइल मॉडल। ओके, एजाइल मॉडल का एक फॉर्म है स्क्रम। एजाइल के भी डिफरेंट मॉडल आते हैं। ओके, उसका एक है स्क्रम मॉडल। स्क्रम मॉडल में क्या होता है, हम लोग हर 30 दिन में क्या लिखा है, बैकस्लो पे आते हैं 30 दिन में 24 घंटे का एक काम होता है, 24 आवर्स ले लो, वन डे का काम होगा, 30 दिन में तुम्हारा काम को कंप्लीट करना है, छोटा छोटा। लाइक अगर मेरे को अभी मॉडल बना है, पूरा मॉडल, उस मॉडल को मैं तोड़ दूंगा, एक बड़ा सा सिस्टम को तोड़ के मॉडल्स बनाए, तो इस मॉडल को तोड़ के छोटे छोटे कोड्स बना लिया, तो 30 दिन में उस कोड को कंप्लीट करना है मुझे। तो मैं क्या करूँ, हर दिन अपनी टीम मेंबर के साथ 15 मिनट तक बैठूंगा, बैठ के डिस्कस करेंगे क्या करना है उसमें, फिर काम करेंगे, काम करने के बाद रात को फिर से डिस्कस करते हैं क्या प्रोग्रेस हुआ, फिर नेक्स्ट डे क्या करेंगे, नया टैक्स असाइन होगा, फिर उसमें काम करेंगे, फिर उसका डिस्कस करेंगे। यही है बस स्क्रम मॉडल। और ये मॉडल बस तुम लोग जान लो कि क्या हो रहा है, उसके बाद हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू इवेंट, बट दोस मॉड्यूल इफ समवन आस्क यू, you can go and in googling it, after googling those modules you can understand that why those modules are actually important. Okay, फिर नेक्स्ट होता है इवेंट के बारे में। अभी इवेंट के बारे में जागीश ने कवर करेंगे, तो अभी इवेंट के बारे में कवर करने से पहले किसी को डाउट रहा कि ये छोटा सा थ्योरी था, क्योंकि कल हम सारे कवर कर लिए थे, तो किसी को कुछ डाउट भी हो रहा है तो यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो। अभी का कोई डाउट पूछो, लाइक अभी जो कवर किया इसमें किसी को कोई डाउट है, कहाँ से क्या हो रहा है? अभी कल का इवेंट के बारे में डिस्कस करते थे, जागीश प्लीज। तो काफी थ्योरी पार्ट अभी सुन लिए, राइट। अभी थोड़ा काम की बात सुनते हैं, ठीक है, कल क्या करना है सबको। ओके, सो सबसे पहले आता है, सो आपने जिनमें से एक दिखाया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसमें .01 था, राइट। वो क्या था, सिलेक्ट द प्रोजेक्ट। सो अभी कुछ भी आइडिया कल लेके जाओगे तुम्हें, सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो यही है कि तुम्हें थोड़ा सा यूनिक आइडिया सोचना है, राइट। क्योंकि कुछ भी आइडिया तुम कहीं भी कंपटीशन में लेके जाओगे, अगर वो ऑलरेडी सपोज तुम कल कंपटीशन में रेस्टोरेंट सिस्टम लेके जा रहे हो, इट इज ऑलरेडी मेड, राइट, उसके लिए कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। बट अगर तुम कुछ नया चीज उसी रेस्टोरेंट सिस्टम में कुछ एक्स्ट्रा इनोवेटिव करोगे, राइट, लाइक आजकल एआई सब में इंक्लूड कर रहे हैं, तो इफ यू कैन इम्प्लीमेंट समथिंग इन रेस्टोरेंट सिस्टम जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, दैट्स यूनिक, राइट। तो ये सब चीजें जो है वो तुम्हें पहले सोचना पड़ेगा, तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, तुम कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, है ना। सो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है ना, उसी में तुम्हारा मेजर मार्क्स आ जाता है, चाहे हैकाथॉन हो, चाहे तुम आइडियाथॉन में जाओ या इसमें जाओ, हर चीज में सबसे पहले मार्किंग तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ही देंगे। अगर तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट वीक है,
चाहे तुम जितना अच्छा कोडिंग कर लो वो उतना तुम्हें इंपॉर्टेंस देंगे नहीं, क्योंकि तुम इतना कुछ खास सॉल्व कर नहीं रहे हो। बट अगर तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है और तुमने उस प्रॉब्लम को इवन 50% भी सॉल्व करने की कोशिश की है ना, यू विल स्टिल गेट ब्राउनी पॉइंट्स फॉर दैट। ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से समझना और डिफाइन करना। लाइक तुम 3 जन टीम में हो, ठीक है, तो तीनों के तीनों को अच्छे से आइडिया होना चाहिए हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं और क्यों सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो अभी प्रॉब्लम मिल गया, सो लेट्स गो टू सोल्यूशन। अच्छा, बिफोर डूइंग दैट आई थिंक वी शुड गो थ्रू एन एग्जांपल। वही रेस्टोरेंट सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। ओके, हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया तुम लोगों की हेल्प के लिए। ओके, सो यस, वो ऊपर वाला चीज जो है ना वो थोड़ा फॉर्मेलिटी है, वो मत देखो, अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं, ठीक है। सो इनएफिशिएंसी, हमारा प्रॉब्लम क्या है? इनएफिशिएंसीज इन मैनुअल प्रोसेसेस, लैक ऑफ रियल टाइम डेटा एक्सेस एंड डिसजॉइंटेड कम्युनिकेशन चैनल्स currently plague your restaurant operations. ओके, तो हाँ, जब तुम डॉक्यूमेंट्स बनाते हो तो थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ता है। एज यू कैन सी फ्रॉम द सेंटेंस स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छी इंग्लिश यूज़ करनी पड़ेगी, बट तुम्हारे कल के लिए वी आर लुकिंग मोर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो अगर थोड़ा सा सेंटेंस का ग्रामर इधर उधर हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज तुम क्लियरली लिख रहे हो क्या लिख रहे हो। सो देखो, हमारे रेस्टोरेंट सिस्टम किसी ने बनाया क्यों? क्योंकि मैनुअल प्रोसेस में बहुत इनएफिशिएंसीज है, तुम्हें हर चीज़ के लिए रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा। अगर सपोज तुम आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन में रह रहे हो तो किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो खाने के लिए भी तुम्हें धूप में उतनी दूर जाना पड़ेगा, राइट। तो उसको सॉल्व करने के लिए किसी अनेक इंसान ने एक रेस्टोरेंट सिस्टम बनाया। ओके, अभी उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा क्या क्या चैलेंजेस तुम लोग सॉल्व करो। जैसे कि ऑर्डर प्रोसेसिंग हुआ, अभी तुमने ये प्रॉब्लम तो ले लिया बट तुम्हें पता नहीं है कैसे सॉल्व करोगे, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स तुम्हें फेस करनी पड़ेंगी वो भी देखना पड़ेगा। जैसे कि ऑर्डर प्रोसेसिंग हुआ, जो ऑर्डर दे रहे हो वो सही से जा रहा है कि नहीं, जिस रेस्टोरेंट को दे रहे हो उस रेस्टोरेंट को जा रहा है कि नहीं, तुमने पे कर लिया, अभी वो पेमेंट सही से हुआ कि नहीं, तुमने पे कर दिया बट खाना नहीं आ रहा, वो सब का जो अभी तुम जोमेटो में कुछ ऑर्डर करते हो तो तुम्हारे पास ऐसा होता है ना स्टेटस कि हाँ अभी उन्होंने वो तुम्हारा खाना बना रहे हैं, अभी वो तुम्हारा खाना लेके आ रहा है, राइट। तो वो सारी चीज़ें भी सॉल्व करनी रहती है, उसको ऑर्डर प्रोसेसिंग में हम लोग टैकल करेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हुआ, अभी दुकान में सपोज उसने 4-5 प्लेट मोमो बनाए थे, पाँचों के पाँचों बिक गए। अभी तुम अगर ऐप में जाओगे और तुम्हें दिखाया नहीं कि उसका मोमो खत्म हो गया, तो तुम तो डाल दिए ऑर्डर, पैसे तो दे दिए बट तुम्हारे पास कुछ आया नहीं, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो यही सब और कस्टमर सर्विस, डेटा एनालिसिस, ये सारे पार्ट तो इतने इंपॉर्टेंट, मतलब अभी तुम्हारे थिंकिंग लेवल के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट वो लोग भी हमारे प्रॉब्लम्स है। ओके, सो अभी ये, हाँ, तो अभी प्रॉब्लम मिल गया हमें, तो अभी सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं। इतना सारा प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। मे भी हो सकता है सारे प्रॉब्लम तुम सॉल्व ना कर पाओ, बट 10 में से 5 प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो दैट्स ग्रेट। तो अपने प्रॉब्लम सोल्यूशन को भी अच्छे से डिफाइन करना कि हम ये सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं जस्ट बोल दे रही हूँ कि कल के लिए नहीं, कल तो हम लोग सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, बट इवन किसी हैकाथॉन में जा रहे हो ना, तो प्रॉब्लम सोल्यूशन में जो सॉल्व करे बस उतना ही लिखना, ज़्यादा मत लिख लेना कि मतलब हाँ हम लोग इतना सारा सॉल्व करें एंड जब वो पूछेंगे एंड तुमने सॉल्व नहीं किया प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो जितनी अच्छी तरीके से अपने प्रॉब्लम को समझोगे उतनी अच्छी तरीके से अपने सोल्यूशन से भी वाकिफ होना है, ठीक है। तो इतना सा ये सारा काफ़ी अंडरस्टैंडेबल पार्ट था, इतना तक को सबको पता है कि हाँ अच्छा प्रॉब्लम चूज करना है, अच्छा सोल्यूशन लाना है। ओके, तो अभी अभी हम लोग थोड़ा कंपनी वाले पार्ट पे जाते हैं। ओके, तुम अपने कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हो एंड तुम्हारे पास एक क्लाइंट एक प्रॉब्लम लेके आए, तुमने उसका सोल्यूशन सोच लिया। अभी तुम्हें उसे प्रेजेंट करना है कि सर हम 5 जन हैं, हम लोग को करना है, बट आप हमारा सोल्यूशन ये है एंड यू हैव टू पे अस मनी फॉर डूइंग दैट। अभी वो तुम्हें पैसे क्यों देगा? यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू देम कि हाँ हमने अच्छे से सोचा, अच्छे से प्लान आउट किया है। तो उसको दिखाने के लिए हमें अपने प्रोडक्ट के फंक्शनैलिटीज़ के बारे में बात करना पड़ेगा, राइट। सो सपोज जोमेटो का ही एग्जाम्पल लेते हैं अगेन, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हम लोग रखते हैं, फंक्शनैलिटीज़ को हम लोग टेक्निकली फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तुम्हारे सॉफ्टवेयर में क्या क्या रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर रहे हैं। सो हाँ, तो पहले देखते हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन, काफ़ी बेसिक। सबको एक एक अकाउंट बनाना है तुम्हारे वेबसाइट में या ऐप में, जोमेटो नहीं तो नॉर्मल होटल रजिस्ट्रेशन में भी सोच लो, ठीक है। सो एक अकाउंट बनाएंगे, ये काफ़ी इजी, इसको इससे ज़्यादा सोचने से पहले ये समझ लेते हैं क्योंकि काफ़ी इजी समझने के लिए। तो तुम्हारे पास पहला मॉड्यूल या फिर फंक्शनल रिक्वायरमेंट है लॉगिन, रजिस्ट्रेशन एंड नेम स्कीम्स। सो सबसे पहले तुम्हें क्या फुलफिल करना पड़ेगा, तुम्हें इनको बताना पड़ेगा क्लाइंट्स को कि हाँ सर हम एक अकाउंट बनाएंगे सारे यूजर्स के लिए, वहाँ पे उनका सारा डिटेल्स होगा, सारी ऑर्डर हिस्ट्री रहेगी,
वो अपना प्रेफरेंसेस भी वहाँ पे रखेंगे कि सपोज तुम हमेशा नॉनवेज ऑर्डर करते हो तो तुम्हारे फीड में सारे नॉनवेज रेस्टोरेंट्स ही आएंगे, तो वो सब का डिटेल्स कहाँ पे शो होगा? तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हारे अंडर। ठीक है, वो एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट हुआ। दूसरा फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगा मेन्यू ब्राउजिंग, खाना ढूंढना होगा। राइट, तुम सर्च सर्च बार में जाओगे, फिल्टर्स डालोगे कि हाँ मुझे लाइक इसी रेस्टोरेंट, ऐसे रेस्टोरेंट का, सपोज एक रेस्टोरेंट की बात करें हम, ठीक, तो तुम्हें सपोज नॉनवेज में एग चाहिए, तो एग पे क्या डिशेज है, तो वो सर्च करने के लिए। तो ये काफ़ी छोटा एग्जाम्पल है, ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन वर्दी आइडिया, बट तुम्हारे समझने के लिए ईजी होगा। राइट, तो ऐसे करके तुम्हें मल्टीपल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को एक एक करके लिस्ट करना है। ओके, तुम लोग को कुछ सजेशन है? ये जो फंक्शनल का मैंने दो तीन मेंशन किए, तुम्हारे पास और कोई आइडिया है एक रेस्टोरेंट सिस्टम में क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं? लाइक जस्ट टू ब्रेनस्टॉर्म। क्या? डिलीवरी सिस्टम, एग्जैक्टली, यस। बिना डिलीवरी सिस्टम के रेस्टोरेंट मैनेजमेंट का कोई पॉइंट ही नहीं है। बिलिंग सिस्टम या ट्रैकिंग, डिलीवरी के अंदर ही ट्रैकिंग आ जा रहा है। ओके, इट्स सब मॉड्यूल। ओके, तो और कोई algorithm for tracking the you like what the user likes to eat or what he orders frequently, tracking that and making a model of ओके this. ओके ओके, तो तुम बोल रहे हो कि लाइक यूजर का जितना भी प्रेफरेंसेस है उसको एनालाइज करेंगे कि आई मॉडल पे डालेंगे एंड दे कस्टमाइज द फीड। ग्रेट, और कुछ बेस्ट सेलिंग आइटम। अच्छा ओके, तो वो जो होता है ना डेली स्पेशल्स, वो फीचर करने के लिए। हाँ, सही सही है। तो देखा, अभी हम लोग सोच रहे, और किसको ऐड करना है? मैंने एक और का आवाज़ सुना था। हाँ, बिलिंग ऑब्वियसली, बिना फ्री में थोड़ा ना देंगे, यस ऑब्वियसली बिलिंग चाहिए हमें। सो अभी तुम लोग जब बात कर रहे हो ना कि ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो, तो ये तुम्हें अपनी टीम के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, तुम 3 जन हो, 4 जन हो, 5 जन हो, 3 से 5 है हमारा लिमिट। ठीक है, तो अपने अंदर तुम्हें ब्रेनस्टॉर्म करना है। तुम ऐसा सोचो कि हम एक्चुअली एक कंपनी है एंड हमें ये प्रोडक्ट बना के देना है, तो हमें इतना अच्छा फीचर्स रखना पड़ेगा कि वो सामने वाला बंदा मुझे पैसे देगा अपना काम करने के लिए। ठीक है, एक एक प्रोजेक्ट अराउंड अच्छे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो वो लोग अराउंड, कल सब बोल रहे थे 10 लाख 20 लाख अराउंड जाता है वैल्यूएशन उसका। तो वो सामने वाला बंदा तुम्हें इतने पैसे देगा क्यों, अगर तुम अच्छे से सोचे नहीं होगे तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में। ओके, तो कल जो जजेस आएंगे वो लोग तुम्हारे क्लाइंट्स होंगे। ओके, उनके पास पैसे होंगे, सोच लो, एंड वो तुम्हें देना चाहते हैं। अभी तुम्हें कन्विंस करना है कि कैसे दोगे मुझे। तो अपनी टीम के साथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सोल्यूशन स्टेटमेंट सोचना, फिर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स अच्छे से डिस्कस करना कि अगर ये फंक्शनलिटी रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे जाके उनके सामने समझाना है। ठीक है, अभी फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गया। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी एक चीज़ होती है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्यों आता है कि देखो, इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तुमने इंस्टाग्राम बना लिया, अभी तुम एक जन यूज़ कर रहे हो, तुमने अपने कंप्यूटर में बनाया है। ठीक है, तुम एक जन यूज़ कर रहे हो, काफ़ी अच्छे से चल रहा है, बहुत स्मूथ सेलिंग है। बट अभी तुमने और 5 जन के साथ इंस्टाग्राम शेयर किया कि आओ तुम लोग भी यूज़ करो, चल रहा है। फिर ये चीज़ स्प्रेड हो रही है, तुम्हारा पूरा कॉलेज यूज़ करे। अभी क्या हो रहा है ना, अभी एक साथ जब 10 यूज़र लॉगिन करने की कोशिश करें, तुम्हारा ऐप मर जा रहा है, हो ही नहीं रहा। तो वो सब चीज़ें ना, वो नॉन फंक्शनल में हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि वो फंक्शनैलिटी नहीं है। राइट, दैट डजंट गो इन द फंक्शनैलिटी। तुम एज अ यूज़र तुम उसको एक्टिवली यूज़ नहीं कर रहे हो, वो बैकएंड में चल रहा है, बैकग्राउंड में तुम्हारे लिए सॉल्व हो रहा है वो प्रॉब्लम। तो दैट्स अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इसके लिए हम लोग कैसे वर्ड्स यूज़ करेंगे, जैसे रिलायबल ऐप और फास्ट लोडिंग ऐप, या फिर ऐसा हो गया कि यस मोर सिक्योर। ये सब नॉन फंक्शनल में जा रहा है, क्योंकि इसको एक्टिवली यूजर्स यूज नहीं कर रहे। वो उनके लाइक तुम्हें पता चल रहा है क्या वो लोग बैकग्राउंड में कर क्या रहे हैं, लाइक तो ये तुम्हारे बैकएंड में होगा, तो यूजर को पता नहीं चलेगा। दैट्स व्हाई इट्स अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। वो हो ही रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड में हो रहा है। वो डॉक्यूमेंट में वापस जाना, नॉन फंक्शनल रेस्टोरेंट में हम लोग नॉन फंक्शनल क्या क्या रखते हैं देखते हैं जरा। पहले तुम लोग देख लो कितने सारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं सिंपल रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के लिए। हाँ जी, ठीक है। देखो, एक और अच्छा फंक्शन रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, टेबल रिजर्वेशन। राइट, किसी रेस्टोरेंट में तुम लोग खाना जा रहे हो, पहले से टेबल रिजर्व कर लो। ग्रेट फीचर, अभी जोमेटो में भी आ गया है डाइन आउट वाला फीचर। और बिलिंग एज यू सेड, ऑब्वियसली ऑर्डर कैंसिलेशन। तो ऐसा करके बहुत सारे कस्टमर फीडबैक वो सब है। ठीक है, लॉयल्टी प्रोग्राम जैसे तुम लोगों का सब्सक्रिप्शन है, वो लोग भी फीचर फंक्शनैलिटी में ही जाते हैं, क्योंकि हम लोग उसको एक्टिवली यूज़ करेंगे। ओके, और ये जो स्टाफ मैनेजमेंट है, ये सब ना, ये एक अच्छा, किन 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 को पता है कि यूजुअली जो हम लोग ऐप्स यूज़ करते हैं ना फ़ोन में, उन सबके दो दो अलग अलग ऐप होते हैं अदर देन द ऐप विच वी आर यूजिंग। जैसे अमेजोन हुआ, तुम लोग अपने लिए एक यूज़ करते हो, ठीक है, एक और अमेजोन मर्चेंट वाला का भी होता है वेबसाइट या फिर ऐप उनका। तो वो सब क्या होता है ना,
तुम लोग को जैसे कन्वीनियंस चाहिए एज कस्टमर्स, वो जो वहाँ पे मर्चेंट्स होते हैं उनको भी उतनी ही इजीली यूज़ करना रहता है, राइट? तो उनके लिए भी होता है, तो उन सब के लिए हम लोग एक और फीचर ऐड करेंगे, जैसे स्टाफ मैनेजमेंट हुआ और रिपोर्टिंग एनालिटिक्स। उनको पता चलना चाहिए ना कि उनका रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, तो वो सब हुआ, ठीक है। अभी किचन डिस्प्ले सिस्टम, एग्जैक्टली तुम्हें देख देख काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स इसमें डाल दिए सर ने। इंटीग्रेशन विद डिलीवरी सर्विसेज एज शी सेड, और यस नाउ वी आर एट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारे परफॉर्मेंस रिलेटेड होते हैं सारे, ठीक है। तुम्हारा कितना सिक्योर है ऐप, तुम्हारे कस्टमर्स के लिए सीमलेस चल रहा है, सीमलेस मतलब कितना स्मूथ चल रहा है तुम्हारा ऐप, ओके, तो वो सब जा रहा है। तो ये सब चीज़ें ना जो नॉन फंक्शनल होता है, ये इस चीज़ में तुम लोग थोड़ा सा फेंक सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा फेंक सकते हो, क्योंकि तुम लोग को वो अगर क्वेश्चन करेंगे ना, तुम लोग बोल सकते हो कि सर फंडिंग दीजिए, हम लोग उसको सीमलेस बना देंगे, क्योंकि इसमें रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, इसमें कोडिंग स्किल्स जितना चाहिए उससे उसी तरह उसमें रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जितना तुम ऑप्टिमाइज कर सकते हो, अभी तुम्हें आइडिया होगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट अगर तुम क्लाउड में काम कर रहे हो ना, तो जितना महंगा प्लान लोगे उतना अच्छा तुम्हारा ऑप्टिमाइज होगा सिस्टम। ओके, तो वो सब के लिए तुम लोग बोल सकते हो कि आप पैसे दो, हम उतना अच्छा बना देंगे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सर ने लिखा है परफॉर्मेंस रिलेटेड, ठीक है। टेबल रिजर्वेशन, कस्टमर्स कैन एक्सपेक्ट ए टेबल बुकिंग रिक्वेस्ट टू प्रोसेस एंड कंफर्म विद इन 10 सेकंड्स। ये वाला चीज तुम यूज करते हो, ठीक है, बट तुम्हें पता नहीं चलता कि वो लोग 10 सेकंड का लिमिटेशन लेके चल रहे हैं या 5 सेकंड, तुम्हें बस पता है मैंने ऑर्डर डाल दिया या फिर टेबल बुक कर दिया एंड टेबल बुक हो गया, ठीक है। तो ये सब हुआ, तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, काफी सोचने वाली चीज है, बिकॉज ऑब्वियसली एक सॉफ्टवेयर बनाओगे एंड इसको प्रॉपरली प्लान नहीं करोगे तो कोई क्यों तुम्हारा ऐप यूज करेगा, ठीक है। अभी से हम लोग का एक बहुत फ्लॉड अप्रोच है टू प्रोजेक्ट्स, इसकी हमें प्रोजेक्ट बनाना है ताकि रेज्यूमे में रखना है, कोई देखे कि हमें पता है हम लोग क्या है, कि हमें पता है कैसे यूज करते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि वो सामने वाला भी तुम्हें बाद में जाके पूछेगा कि तुमने इसको क्यों बनाया, एंड यू कांट से एट दैट टाइम कि मैंने अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए किया था या फिर मैंने बस प्रैक्टिस करने के लिए किया था, ठीक है। वहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि तुम्हारा ऐप एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि अदरवाइज दिल लाइक हाँ ये तो सब बनाते हैं, तुमने एक अमेजोन का क्लोन बना दिया, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें तुम्हारे कोडिंग स्किल्स काफ़ी इंप्रूव हो गए क्योंकि तुमने बहुत सारी चीज़ें टैकल की, बट कुछ नया नहीं किया ना। तुमने जो यूट्यूब वीडियो फॉलो किया होगा वहाँ पे हज़ारों लोगों ने भी वही यूट्यूब वीडियो फॉलो किया होगा, उन सब ने सोच लो उसमें से 500 लोग एक ही पोजीशन के लिए अप्लाई किए एंड सबके रिज्यूमे अमेजोन क्लोन है, तुम तो कुछ नहीं बने ना। तो तुम्हें हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले ऑब्वियसली ये क्लोनिंग बहुत अच्छा प्रैक्टिस है ताकि तुम्हारे कोडिंग स्किल्स इंप्रूव कर सके, बट अगर तुम अच्छा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो ना तो इतना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं तो माय सजेशन इज पूरा एक वीक लो, अपनी टीम मेंबर के साथ बात करना, कल के लिए नहीं बोल रही, जिस एक्चुअली में जो प्रोजेक्ट्स बनाओगे, ठीक है, अच्छे से सोचना कि कैसे कैसे फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हम लोग डालेंगे, ठीक है। ये मत कर सोच लेना कि हाँ ये अच्छा आइडिया लगा चलो शुरू ही कर देते हैं, नहीं, शुरू करने से पहले कोडिंग का एक वर्ड लिखने से पहले ना तुम्हें बहुत सारी चीज़ें, तुम डॉक्यूमेंटेशन मत करना अपने, लाइक ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अभी मत करना, तुम अपने नोट्स ऐप में नोट बना दो कि हाँ हमने ये डिस्कस किया है, ये फंक्शन रिक्वायरमेंट रखेंगे, एंड जैसे एक एक कंप्लीट होता जाएगा ना टिक मारते जाना, तो वैसे करके तुम्हें प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा, ताकि अगर मैं एज इंटरव्यू में अगर पूछूंगी कि तुमने ये कैसे किया, तुम बता सकते हो कि हाँ सर हमने ऐसे ऐसे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया, हमने ये पहले किया क्योंकि ये हमें लगा कि ये इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स है, एंड उसके बाद हमने इसको ऐड किया, इसके साथ इंटीग्रेट किया, फिर बाद में सिक्योरिटी डाली, तो कितना अच्छा लगा ये वर्क फ्लो, ठीक है। तो उन्हें पता चलेगा तुम एक्चुअली सीरियस हो अपने काम को लेकर, ना कि जस्ट डेस्परेट हो एक जॉब के लिए, राइट। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी नॉन फंक्शनल फंक्शनल समझ गए ना क्या है, बस सोचना है, काफ़ी सोचने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और एज स्केलेबिलिटी भी है, तुमने अभी एक जन के लिए ऐप बनाया है, अभी तुम्हें 200 जनों के लिए ऐप बनाना है, तो उसके लिए तुम्हें स्केल करना पड़ेगा। स्केल करना मतलब अपने ऐप को इतना स्मूथ बनाना है कि 10,000 भी अगर यूज़ करेंगे ना तो लैग नहीं करेगा तुम्हारा ऐप, जो भी तुम्हारे ऐप लैग करेगा उनकी स्केलेबिलिटी इशू होती है, ठीक है, या फिर तुम्हारा यूजुअली नेटवर्क प्रॉब्लम्स होते हैं, बट वो भी स्केलेबिलिटी में ही जाता है। ओके, तुम्हें इसीलिए हम लोग क्लाउड्स यूज़ करते हैं बहुत सारे, एंड काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम लोग स्केलेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, बट ऑब्वियसली ये एज स्टूडेंट्स इतना हमें आइडिया नहीं होता है। ऑफ कोर्स अगर तुम लोग इंटर्नशिप्स में डेवऑप्स वाली चीज़ें लोगे, जैसे AWS हुआ, Azure हुआ, ये वाला सिलेक्ट करोगे तो वो अलग डोमेन है पूरा, तुम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अपना टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी नीचे जाते हैं, अभी वर्कफ्लो पे आते हैं, ठीक है। सो वर्कफ्लो जो है ना, तो तुम्हारे पास जो क्लाइंट होंगे ना वो लोग को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं आता है, ओके,
दे डोंट नो सॉफ्टवेयर क्या होता है, उनको नहीं पता कि तुम्हारे बैकएंड में रिक्वेस्ट कहाँ पे जाता है, रेस्पॉन्स कहाँ से आता है, उन्हें कुछ नहीं, इवन क्लाइंट और सर्वर के बारे में आधे लोगों को नहीं पता, जो लोग तुम्हें पैसे देंगे, ठीक है, क्योंकि वो उनका डोमेन ही नहीं है, वो लोग तो बिजनेसमैन है, उनको क्यों पता होगा। तो उनको समझाने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। यूजुअली कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को हम लोग एक्सप्लेन करने के डायग्राम्स का यूज़ करते हैं, राइट। कोई नया टॉपिक देखते हो पिक्चर्स ही समझ में आती है सबसे पहले, ठीक है, तो ये उनके लिए हमें दिखाना पड़ेगा उनको, बट ये भी बिना सोचे समझे नहीं बनाना है, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। यूजर में एक सिंपल सपोज लॉगिन का एग्जांपल लेते हैं, यस, हाँ, तो दिस इज अ रियली नाइस वर्कफ्लो। जो हमें वर्कफ्लो में हमेशा डाटा का फ्लो दिखाना होता है, ओके, दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सपोज तुमने लॉगिन किया, ओके, यहाँ से देखते हैं, तो लॉगिन करने के बाद तुमने कुछ डेटा दिया उसको, तुम्हारा नाम, तुम्हारा ईमेल दिया हुआ, तुम्हारा पासवर्ड दिया हुआ, राइट। तो ईमेल पासवर्ड अभी कंप्यूटर को क्या करना है, चेक करना है कि तुम एक्चुअली एक यूजर हो कि नहीं। तो वो चेक करने के लिए कहाँ पे जाएगा, डेटाबेस, तुम्हारा एक डेटाबेस होगा, तो वहाँ पे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन होगी, तो उसको वेरीफाई करना है कि ये वाला जो यूजर है ये डेटाबेस में है कि नहीं। उसने चेक कर लिया हाँ है, अभी वो क्या करेगा, डेटाबेस वो रिटर्न करेगा कि यस इट इज देयर, अभी ये यूजर वैलिड है, तो वैलिड हो गया, तो अभी फिर तुम्हारे ब्राउजर को जाएगा कि हाँ इसको आगे भेजो, ओके, इसको आगे भेजो, तो तुम सक्सेसफुल लॉगिन कर लिए, अभी तुम्हारे पास होम पेज आएगा, कस्टमर का होम पेज आ गया, ठीक है। इतना तक समझ में आया लॉगिन कैसे हुआ, होम पेज कैसे हुआ। अभी होम पेज में सपोज तुम सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो मैं तुमने एक सर्च का कीवर्ड डाला, सपोज तुमने डाला एक्स, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तुम्हारा एक मेन्यू भी है तुम्हारे लाइक सिस्टम में, ओके, डेटाबेस हो या फिर एक मेन्यू भी हो, सिंपल एक मेन्यू भी हो, वहाँ पे जाके वो सर्च करेगा कि एक कीवर्ड पे क्या क्या है, उसने उसको सर्च रिजल्ट सारे मिल गए, वो सर्च रिजल्ट क्या करेगा, तुम्हें वापस डिस्प्ले करेगा, ओके। डिस्प्ले करने के बाद तुम वहाँ पे कुछ सिलेक्ट किए, सपोज सिलेक्ट किए, एंड अभी तुम्हें अपना ऑर्डर बुक करना है, तुम पसंद आ गया कुछ, ओके। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा जो सर्च कीवर्ड है वो डेटाबेस पे गया, डेटाबेस से मेनू डिटेल्स वापस आई, यहाँ पे थोड़ा डिस्प्ले नहीं हुआ वो चीज़, बट वो भी होता है, ठीक है, मेनू डिटेल्स वापस आई, डिटेल्स आके तुम्हारी स्क्रीन पे आ गई सारी, ओके, अच्छे से फ्रंट एंड में अच्छे से दिखा दिया उसने, तुमने एक बटन पे क्लिक किया, तो उसने क्या किया, अभी ऑर्डर बुकिंग स्टार्ट हो गया, उसने बोला ऑर्डर बुकिंग स्टार्ट हुआ, अभी क्या हुआ, तुमने मेन्यू ब्राउजिंग कंप्लीट किया और ऑर्डर प्लेसमेंट भी तुम्हारा अभी कंप्लीट होने वाला है। ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद तुमने अभी वो तुमने अपना डिटेल्स डाल दिया, हाँ मुझे इतना अमाउंट का चाहिए, इतना यहाँ पे चाहिए, ऐसे चाहिए, सब तुमने बता दिया उसको, अभी वो कंफर्म करेगा ऑर्डर, ठीक है, कंफर्म तुम्हारे से ही कंफर्मेशन लेगा, येस और नो, राइट, जो भी होता है। अब यूजुअली हम लोग बाय नाउ पे क्लिक कर देते हैं या फिर ऑर्डर नाउ पे, तो अभी कंफर्मेशन होने के बाद तुम्हारा जो ऑर्डर है ना, वो जाके ऑर्डर डेटाबेस में स्टोर हो गया कि इन्होंने ऑर्डर डाला है, फेल हुआ नहीं हुआ वो फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर डेटाबेस में पहले जाके स्टोर हो जाएगा कि तुमने ऑर्डर रखा है। इसलिए कभी कभी हमें दिखाता है ना कि पहले कोई ऑर्डर पहले से तुमने किया हुआ बट बीच में कैंसिल कर दिया होगा, तो ऑर्डर फेल या फिर प्रोसेस नहीं होगा, तो भी ऑर्डर फेल का एक लॉग रहेगा तुम्हारे पास हमेशा। तो ऑर्डर डेटाबेस में स्टोर हो गया, अभी क्या करेगा ना, अभी वो बिलिंग पे जाएगा, ऑर्डर प्लेस कर दिया तुमने, बिलिंग कर दिया, तो ये जो कंफर्मेशन स्टेटस है, बिलिंग पे जाके अभी तुमसे वो पूछेगा तुम लोग यूपीआई से करोगे कैसे भी करोगे, तो वो तुम्हारा वो प्रोसेस जो है वो तुम हैंडल नहीं करोगे, तुम्हारे साथ जो भी टाइप होगा, सपोज रेजर से टाइप किया, जो भी टाइप से किया, उनका उनका हेडेक है, वो तुम्हारा हेडेक फिलहाल नहीं है। तो वहाँ से करने के बाद अभी तुम्हारे पास एक बिल जनरेट हो गया, तो ये जो जनरेट बिल है ना, ये हमारा आउटपुट है, ठीक है, ये तुम्हारे पास आ गया, अभी तुम्हारे पास बिल है, अब तुम आराम से बैठोगे कि कब तुम्हारा ऑर्डर वापस आएगा। अभी इसमें हम लोगों ने डिलीवरी वाला पार्ट नहीं दिखा है, बट तुम चाहो तो दिखा सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, ठीक है, इसको तुम और भी डिकम्पोज कर सकते हो, और भी बहुत सारी फंक्शनलिटी यूज कर सकते हो, अभी बस तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बताया। तो मैंने तुम्हें एक ही पाथ दिखाया अभी कि मैंने लॉगिन किया, मैंने सर्च किया, मैंने ऑर्डर किया, मैंने पे करके अब मैं वेट कर रहा हूँ अपने खाने के लिए, ठीक है, ये एक पाथ है। बट यहाँ पे देखो सर ने बहुत सारे पाथ दिखाए, ठीक है, अभी फिलहाल तो तीन तीन पाथ मुझे दिख रहे हैं, 3 से 4, ठीक है। तो ऐसे जो बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं ना, वैसे वहाँ पे 10-15 पाथ्स होते हैं, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, बट उसको तुम जितने अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हो ना, उतना तुम्हारे क्लाइंट को समझ में आएगा। तुमने अपने क्लाइंट को बता दिया वो कैसे करा है, मैंने जैसे तुम्हें अभी समझाया, तुम्हें उसे उनको समझाना है, एंड वो समझ जाएंगे कि तुम्हारे एक्सप्लेनेशन से वो समझ जाएंगे तुम्हारा डिज़ाइन कितना क्लियर है, ओके। मुझे नहीं पता मेरा वाला कितना समझ में आया, बट उनको समझ में आना चाहिए कि तुमने अच्छे से डिज़ाइन किया तुम्हारा सिस्टम, कोई फ्लॉ नहीं है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, क्योंकि अभी हम तुम लोग को बहुत बेसिक चीज़ें समझा रहे हैं, ठीक है, इसमें और भी बहुत चीज़ें ऐड होंगी कि आप फ्यूचर लाइक क्लाउड में क्या हो रहा होगा, हमारे बैकएंड में क्या हो रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें उनको दिखानी रहती है कि कितनी जगह डिप्लॉय करोगे, बहुत सारी चीज़ें, वो अभी तुम्हारा हेडेक नहीं है फिलहाल। तो ये वर्कफ्लो था, तो तुम्हें कल क्या करना है, अभी तक क्या क्या हम लोग समझे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट करना है, सोल्यूशन डिफाइन करना है,
फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बोले, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बोले, और क्या है वर्क फ्लो बनाना। अभी ये वर्क फ्लो तुम्हारे पास पूरा लिबर्टी है, कल एक पेपर में तुम लोग इसको बना के फोटो खींच के अपने पीडीएफ में डाल सकते हो, या फिर अपना पेंट यूज़ करके बना सकते हो, या फिर और भी बहुत सारे टूल्स हैं वर्क फ्लो बनाने के लिए, ठीक है। नेट पे हज़ारों टूल्स हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे पेड है क्योंकि ये यूजुअली कंपनीज यूज़ करती हैं, बट अगर तुम लोग फ्रीलांस भी करोगे ना आगे जाके तो तुम्हें भी ये सब ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये फ्री टूल्स हैं, यूज़ कर सकते हो। मेरा सजेशन draw.io है, ठीक है, काफ़ी अच्छे वहाँ पे है और पूरा फ्री है। अपने लैपटॉप में भी चीज़ें रख के तुम लोग एडिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो वर्क फ्लो हमारा खत्म हो गया। एंड कल के लिए ना तुम अगर ऑप्टिमाइज वर्क फ्लो सोच सकते हो कि जहाँ पे हाँ पूरा अच्छे से डाटा जाता है, जैसे डाटा गया वैसे डाटा आया पूरा प्रॉपरली, बीच में कहीं पे रोक टोक नहीं है, कोई मतलब कोई फॉल्ट्स नहीं आ रहे तुम्हारे, सो दैट्स एडेड फंक्शनैलिटी तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बट ऑब्वियसली तुमसे उतना हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, तुम लोग को प्लानिंग करना सिखा रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा प्लानिंग में ही इतना एफर्ट्स डाल रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ। अभी नेक्स्ट है रिसोर्सेज एंड कॉन्स्टेंट्स। ओके, तो कॉन्स्टेंट्स का मीनिंग किसको पता है? क्या लिमिटेड, या रेस्ट्रिक्शंस लिमिटेशंस यही सब। सो कॉन्स्टेंट्स क्या होता है ना, अभी फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में मैंने बताया कि क्या क्या फीजिबल है। तो अभी तुम भी अपने पैसों से कुछ नहीं करने वाले, ठीक है, तुम्हें क्लाइंट से पैसे लेने हर चीज़ के लिए। तो तुम्हारे पास कॉन्स्टेंट सपोज अभी तुम्हारे पास ये लाइक लेट्स से तुम्हें एंड्रॉइड स्टूडियो का प्रीमियम वाला वर्जन चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ फीचर्स है जो तुम बहुत बड़ा ऐप बना रहे हो एंड विदाउट हेल्प ऑफ अ प्रीमियम फीचर तुम कर नहीं सकते। तो तुम अपने पैसों से नहीं करोगे, तुम्हें उनको समझाना पड़ेगा कि मेरे पास ये कॉन्स्टेंट्स है, तो आपको मुझे इस कॉन्स्टेंट में हेल्प करना पड़ेगा। तो उसको समझाने के लिए हम लोग कॉन्स्टेंट्स बनाए कि हमें किस किस चीज़ में वो लोग हेल्प कर सकते हैं एक्चुअली। तो सपोज तुम्हें रिसोर्सेज में और क्या हो सकता है, रिसोर्सेज में सपोज तुम्हें चाहिए क्लाउड में, अभी तुम फ्री में चला रहे हो, ठीक है, क्लाउड, बट आगे जाके तुम्हें जब बड़े चीज़ों के लिए बनाओगे ना, जब तुम्हारे पास 10,000 15,000 कस्टमर्स होंगे, तो एक भी चीज़ तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगी, तुम्हें सब चीज़ खरीदनी पड़ेगी। तो वहाँ पे क्लाइंट्स का ही काम आएगा, वो लोग को समझाने के लिए हम लोग रिसोर्स और कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं, एंड उसके साथ हम लोग को टाइमलाइन दिखाना पड़ता है। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें उनको समझाना है कि मैंने आइडिया तो बना दिया, बट मैं 2 साल नहीं लूँगा तुम्हारा आइडिया कंप्लीट करने के लिए, मुझे 2 महीने 3 महीने चाहिए। एंड वो भी वो भरोसा क्यों करेंगे तुम 2 महीने में कंप्लीट कर लोगे, क्यों भरोसा करेंगे, तुमने ले लिया टाइम एंड 2 महीने बाद तुमने नहीं सर और 1 महीने चाहिए। तो तुम्हें उनको टाइमलाइन दिखाना पड़ेगा कि हाँ तुमने उनको फंक्शनल रिक्वायरमेंट दिखा दी, सपोज 8 मॉडल तुमने उनको दिखाई है, ठीक है, तो तुम्हें उनको दिखाना है सर सपोज आज आज का तारीख मे 3, यस मे 3, सो मे 3 से मैंने स्टार्ट किया अपना डेवलपमेंट, बाय मे 7 सपोज 4 दिन मैं लूँगा, बाय मे 7 मैं आपको लॉगिन वाला मॉडल कंप्लीट करके दे सकता हूँ। फिर मे 7 पे कंप्लीट हुआ, बाय मे 15 मैं आपको एक और मॉड्यूल कंप्लीट कर दूंगा, एंड ऐसे बाय जून 3 मैं आपको पूरा 8 के 8 मॉड्यूल कंप्लीट करके आपको पकड़वा सकता हूँ, ठीक है। तो दैट इज द टाइमलाइन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और यहाँ पर मैं एक और रिकैप करना चाहूँगी स्क्रम मॉडल के बारे में, ठीक है। आप यूजुअली अभी जो भी कंपनी में जाओगे ना, तो आपके सीनियर्स कुछ कुछ वर्ड्स यूज़ करेंगे जो आपको समझ नहीं आएगा, अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा होगा तो वो लोग ऐसे बोलेंगे कि अच्छा हाँ कल के स्प्रिंट के लिए आ जाना, कल के स्क्रम के लिए आ जाना, तुम अरे डेली स्क्रम ज्वाइन नहीं किए, वो सब जो वर्ड होता है ना, डेली मीटिंग को हम लोग डेली स्क्रम बोलते हैं, 15 मिनट का मीटिंग होता है हर प्रोजेक्ट के लिए, ओके। तो वो सब चीज़ें तुम अपनी टाइमलाइन में दिखा सकते हो अगर तुम उतना डिटेल में जाना चाहते हो, बट तुम्हें उसे समझाते वक्त तुमको बोलना पड़ेगा कि हाँ सर हम लोग ये सब करेंगे, फिर एक टीम मीटिंग रखेंगे एंड विल डिस्कस मोर, एंड फिर अगर सपोज क्लाइंट्स को भी शांति मिलेगी ना कि भाई तुम लोग अच्छे से सीरियसली कर रहे हो, एंड सपोज बाय मे 3 तो लेट्स से मे 20 अराउंड तुम लोग उनके साथ एक और मीटिंग रखोगे, सपोज उनको ये भी बोल सकते हैं वी विल कीप अनदर मीटिंग एंड विल शो यू अभी तक हमने कितना इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट किए, एंड इफ यू नीड मोर रिक्वायरमेंट्स टू बी एडेड तुम लोग वहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। या फिर यूजुअली क्या होता है ना, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो लोग पहले से ही अग्री कर लेते हैं, लीगली डॉक्यूमेंट साइन हो जाता है, तो एसआरएस होता है ना, तो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, तुम लोग पहले से उनसे साइन करवा लेते हो, हमें आपने 8 ही बोला हम लोग 8 ही करके देंगे, ठीक है, बट उनको प्रोग्रेस चेक चाहिए होता है ताकि उनको पता चले हाँ तुम एक्चुअली काम कर रहे हो, ओके। तो वो सब तुम उनको दिखा सकते हो, टाइमलाइन में बहुत सारी चीज़ें होती है जो डिस्प्ले कर सकते हो। फिलहाल के लिए ट्राई करना कि हम ये मॉड्यूल ये टाइम पे कंप्लीट करेंगे, हम क्यों करेंगे कैसे करेंगे। सपोज तुम्हारे पास तुम ई कॉमर्स बना रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हारे लिए क्या है कि यूज़र आएगा, ओके कोई नहीं, हाँ, तो यूज़र आएगा, लॉगिन किया, एक प्रोडक्ट उसको मिला,
खरीदेगा, तुम्हारे पास आएगा, इतना बेसिक है। बाकी जितना तुमको सजा सकते सजाओ, बट इतना तो चाहिए ना, वरना तुम अपने आप को ई कॉमर्स नहीं बोल सकते। तो तुम क्या करोगे ना, उतना कंप्लीट होने के बाद एक मीटिंग रखोगे क्लाइंट के साथ कि ये देखो हमने इतना कंप्लीट किया है और भी हम कर सकते हैं, बट आप इसको यूज कर सकते हो फिलहाल। तो वो सब चीज़ें आप टाइमलाइन में शो करते हो। ओके, सो आपका वही काम है, आपको दिखाना है कि हाँ हम ये मॉड्यूल पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसको आराम से हम लोग नेक्स्ट 15 दिन में, नेक्स्ट 20 दिन में बाकी जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद टेस्टिंग करेंगे और फिर टेस्टिंग करने के बाद हम उसको डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डिप्लॉय करने के बाद यूजर्स यूज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें तुम्हें टाइमलाइन में दिखानी पड़ेगी। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट ऐसा सोच लो कि जैसे तुम लोग अपना असाइनमेंट प्लान करते हो असाइनमेंट प्लानिंग। ओके, इट्स ओके, सब नहीं करते, फाइन। सो ऐसे सोच लो कि पढ़ाई के चलो 15 दिन बाद एग्जाम है, ऐसे सोच रहे हो कि आज मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, कल वो ऐसा करके ये भी नहीं करते। ठीक, कोई ना, मत करो, इतना भी जरूरी नहीं होता है मार्क्स, फाइन। सो क्या है, सोच लो एक पढ़ाकू बच्चा है एंड वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, उसके पास जेई के लिए तो प्रिपेयर किए होगे ना, तो जेई में तो सोचा होगा कि हाँ मेरे पास 3 महीने, मैं 3 महीने में तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। तो कुछ तो प्लानिंग की होगी कि 15 दिन में ऑर्गेनिक खत्म करूंगा, नेक्स्ट 15 दिन में इनऑर्गेनिक, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद तो हो ही गया, ऐसा ऐसा सोचा होगा। तो वो जो शेड्यूल बनाते हैं जो हम आखिरी में फॉलो नहीं करते हैं उसको टाइमलाइन बोलते हैं, एंड यहाँ पे तुम वो टाइमलाइन यूज करके दिखा सकते हो। ओके, अभी हाँ, तो अभी ये जो तुमने अभी तक देखा, यहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ा सा काम किया, ठीक है, ज़्यादा नहीं किया क्योंकि बाकी सब तुम्हारे पर, ठीक है। तो ये जो रेस्टोरेंट का वर्क फ्लो तुम लोग ऐसा भी दिखा सकते हो उनको, ठीक है, बट एक काम, बस छोटा सा इसमें फ्लॉ है, तुमने डेटा नहीं दिखाया वहाँ पे कि क्या कहाँ पे जा रहा है। तुम्हें बस ऐसा कोई दिखेगा ना, ऐसा लगेगा क्लासिफिकेशन किया है तुमने। तुम्हें क्या करना है ना, यहाँ से तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके डाटा वाटा दिखाना है कि कहाँ से क्या जा रहा है, लॉगिन डिटेल्स जा रहे हैं, डेटा जा रहा है, वो सब, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ना जो टाइमलाइन तक तुम्हारा मेजर मार्क्स कंप्लीट हो गया है, तुम्हें मेजर काम कंप्लीट करके अभी तुम कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बट क्योंकि कल कंपटीशन है तो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हम ये आइडिया क्यों ही लेंगे, तो तुम उनको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बता सकते हो। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स मतलब सपोज जब नेटफ्लिक्स शुरू हुआ था तो तब इट वाज जस्ट अ मेलिंग सर्विस, राइट, वीडियो मेलिंग सर्विस। तुम घर पे बैठते हो, सब्सक्राइब करते हो, तुम्हारे पोस्ट ऑफिस में आता है वो वीडियो, एंड करने के बाद तुम वापस भेज देते हो, दैट स्टार्टेड। तो उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या था कि दिस कैन बिकम अ ऑनलाइन सर्विस जहाँ पे तुम्हें घर पे भी आना नहीं पड़ेगा, ओके, वो तुम्हारे कंप्यूटर पे ही तुम्हें मिल जाएगा। तो अभी एक यूजर सब्सक्राइब करता है, प्लान खरीदता है, एंड उस पर अभी 10 जन यूज कर रहे हैं, होता तो है कि राइट। तो फिर नेटफ्लिक्स वाले क्या सोचे कि नहीं, यहाँ पे खत्म नहीं करेंगे जिस चीज़ों को, वो वहाँ पे खत्म कर सकते थे, बट उनको और प्रॉफिट चाहिए था, है ना। तो उन्होंने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन डाल दी कि पर अकाउंट इतने ही लोग कर सकते हैं, है ना। तो वो सब होता है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में जाता है कि आप लोग कितना प्रॉफिट मिल्क कर सकते हो इस प्रोडक्ट से, या फिर कितना ज़्यादा एडवांस कर सकते हो। मेरे दिमाग में थोड़ा सा अच्छा आइडिया नहीं आ रहा, आप लोग को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। तो कोई सजेशन है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो पहले स्टार्ट में थोड़े थोड़े फीचर्स लेके आया था, फिर उसने और फीचर्स डाले और अब मेगा बन गया है, कोई सजेशन है? Amazon, Facebook, फेसबुक, ओके, और इंस्टाग्राम Instagram रील्स, यस। ट्रेड्स। हाँ, इंस्टाग्राम सबसे पहले सिर्फ एक फोटो पोस्टिंग ऐप था, याद है वो टाइम यार, आप लोग शायद यूज नहीं किए होगे उसको, ये है क्या, ओके। हाँ, अमेजोन भी, यस, अमेजोन तो बहुत ब्रांच आउट किया है कंपेयर टू व्हाट इट स्टार्टेड विद। इंस्टाग्राम वाला एग्जांपल काफ़ी लाइक रिलेटेबल होगा फिलहाल के लिए कि आपने स्टार्टिंग किया फोटो पोस्टिंग से, उसके बाद कमेंट्स उसमें ऐड किए उन्होंने, कमेंट्स के बाद वो लोग उसमें चैट यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। तो आप जब अपना आइडिया बोलते हो ना, तो आप उसमें ये सब ऐड कर सकते हो कि अभी तक हमने ये किया नहीं है बट ये ऐड कर सकते हैं। एक बहुत ईजी अप्रोच क्या होता है ना कि आपने एक जनरल ऐप बना दिया, सपोज एक वेबसाइट बना दिया, आप उसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में बोल सकते हो या इन फ्यूचर वी कैन इंटीग्रेट एआई विद इट एंड वी कैन पर्सनलाइज द यूजर एक्सपीरियंस मोर, ऐसा करके आप बोल सकते हो। क्योंकि एआई में तो हर चीज़ में ऐड कर सकते हैं, अभी कोई चीज़ है नहीं जिसमें ऐड नहीं कर सकते। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में ऐसी चीज़ें ऐड करनी होती है कि जिससे यूज़र और खुश हो तुम्हारे ऐप से। जितना तुम यूज़र को अपने ऐप में बंद करके रख सकते हो ना, उतना अच्छा है, उसी में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स काम आएंगे। एंड आखिर में जो वाला पार्ट है ना, ये तुम पे डिपेंड करता है पूरा, कॉस्ट एस्टिमेशन। अभी हम तुम लोगों को समझा नहीं सकते क्योंकि वो हमारे लिए एक मॉड्यूल है पूरा, ठीक है, जो मॉड्यूल 5 मॉड्यूल है ना उसमें से एक मॉड्यूल कॉस्ट एस्टिमेशन का है पूरा, तो तुम्हें समझा नहीं सकते वो वाला पार्ट, लाइक कितना टाइम है, काफी टाइम क्या है, बट मैं बता देती हूँ। कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए ना मैं सजेस्ट करती हूँ तुम लोग
देखो, बट फेंकना मत कि हाँ मुझे 10 लाख दे दो मैं कर लूँगा काम, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे अगर तुमने बोल दिया ना तुम्हें 10 लाख, तो वो पूछेंगे क्यों 10 लाख चाहिए, तो आंसर करना आना चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें गूगल करना है। ऑब्वियसली एक पूरे सेमेस्टर के सब्जेक्ट को हम लोग तुमको 2 वर्कशॉप में नहीं पढ़ा सकते, ठीक है, तो थोड़ा खुद सर्च करना। एंड बट काफ़ी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसीलिए हम लोगों ने तुमको काफ़ी सिंपल वर्जन दिया। ये जो हम आप लोग कल जो पीडीएफ बना के देगा, सॉरी, आप लोग कल उनको जो पीडीएफ बना के दोगे, वो लोग उसको लाइक अगर आप एक्चुअली किसी क्लाइंट को दोगे ना, वो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि इट डजंट हैव द प्रॉपर फॉर्मेटिंग, इट डजंट हैव द प्रॉपर रिक्वायरमेंट। आपको बस ये अभी क्या करने के लिए बताया जा रहा है, अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपर्ली प्लान आउट करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप कॉस्ट एस्टिमेशन भी कर सकते हो ना, तो बहुत अच्छा है, स्पेशली जो लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, क्योंकि फ्यूचर में जॉब मिलना ना मिलना सबके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, राइट। सब नहीं चाहेंगे जॉब करने के लिए, कुछ लोग इंडिपेंडेंट वर्कर्स बनना चाहेंगे। हमारे कॉलेज में तुम्हारे थर्ड ईयर में भी काफ़ी सीनियर्स हैं जो लोग फ्रीलांसिंग करके लाइक 25-30 हज़ार कमाते हैं एक प्रोजेक्ट के पीछे, ठीक है। तो अगर तुम लोग को उसमें भी इंटरेस्ट है तो वहाँ पे तुम्हें कॉस्ट एस्टिमेशन आना चाहिए, बिकॉज वो उसमें वहाँ पे ना सिर्फ तुम हो एंड तुम्हारे अगेंस्ट एक और इंसान है, ठीक है, तो तुम्हें नेगोशिएट करना पड़ेगा वहाँ पे कॉस्ट एस्टिमेशन। एंड अगर तुमने प्रॉपर्ली एस्टिमेट नहीं किया, इधर तुम्हारे साथ गलत हो गया, उस बेचारे के साथ गलत होगा, ठीक है। तो कॉस्ट एस्टिमेशन प्रॉपर्ली करना होता है, क्योंकि कोई तुम्हें एक रुपये भी ज़्यादा क्यों देगा, राइट। तो वो तुम सोच लो, अगर तुम कर सकते हो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कॉस्ट एस्टिमेशन क्यों हमने ऐसा किया है, मैं क्यों तुमसे 10,000 रुपये मांग रहा हूँ, देन कर लो, वो लोग इम्प्रेस हो जाएंगे, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। बट इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, राइट। अगर ऐड करोगे तो समझाओ, अगर नहीं समझा सकते मत ऐड करो कॉस्ट एस्टिमेशन, ओके। बट अगेन आई वुड सजेस्ट रिसर्च करो, तुम्हें बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे बताए गए, बहुत सारे वर्ड सिखाए गए, अभी जाके गूगल करना, रिसर्च करना, अपना आइडिया प्रिपेयर करो। और एक रेस्ट्रिक्शन है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये बिना कोडिंग वाले इवेंट है, तो कल 10 बजे 10 बजे से 15 मिनट पहले आना थोड़ा, ठीक है, ताकि सेटल होने पे तुम्हारा टाइम ना लॉस हो, ठीक है। आना, आने के बाद तुम्हें वहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा अपना डॉक्यूमेंटेशन। तुम घर से रफ आइडिया सोच के आओ, अपना टीम बनाओ, टीम बनाने के बाद रजिस्ट्रेशन करो अच्छे से। करने के बाद एक छोटा सा गूगल मीटर को प्लान करो, कल क्या 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 आइडिया लेके जाएंगे। फिर वहाँ पे तुम्हारे पास पूरे 2 से 3 घंटे हैं, ठीक है, डिपेंड करेगा कितने जल्दी तुम लोग का खत्म होता है, ठीक है। 2 से 3 घंटे तुम्हारे पास, जहाँ पे तुम अच्छे से प्लान आउट कर सकते हो क्या क्या करना है, क्या क्या कहना है, कैसे कहना है, पूरा डिसाइड करना, ठीक है। वहाँ पे 3 जजेस होंगे तुम्हारे पास, 2 हमारे फैकल्टी होंगे और एक जो कल आए थे स्पीकर बताने के लिए, ठीक है। एंड वो तुम्हें अच्छे से क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो इंडस्ट्री से तो थोड़ा संभल के वो लोग सही से पूछेंगे क्वेश्चन। एक्चुअली 2 जन इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि हमारे जो एक फैकल्टी है ना पुलक सर, वो लाइक वो सीजन इंडिविजुअल है, वो लोग उन्होंने बाहर कंपनी में काम किया है, ठीक है, इंडिया से बाहर वो जाके काम करके आए हैं, तो वो थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं तुम्हें, ठीक है। तो जो भी करना अच्छे से करना। आई रियली होप आप लोग, इट डजंट मैटर कि कौन जीतता है कौन हारता है, इट मैटर्स कि आप लोगों ने एक एफर्ट दिया एक प्रोजेक्ट के लिए। एंड आफ्टर दिस कॉम्पिटिशन वो प्रोजेक्ट, वो जो आपने डॉक्यूमेंटेशन किया है ना, वो पानी में नहीं जाएगा। आपके पास अभी पूरा प्लान्ड प्रोजेक्ट है, बस कोडिंग सीखो एंड स्टार्ट कर लो। अगर कोडिंग आता भी नहीं है ना एंड योर प्रोजेक्ट इज रियली गुड, तो वो जो विनर्स को मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, तो आपको प्रोजेक्ट में भी हेल्प करने के लिए आपको हेल्प मिलेगा कल, ठीक है। तो आओ, अगर आपको आप जीतते भी नहीं तो कोई इशू नहीं है, आप वापस शुरू करो। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास सीनियर्स, आपके पास टीचर्स है, इतनी सारी रिसोर्सेज हैं, राइट। टीचर्स तो सीनियर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती आजकल, सारे रिसोर्सेज हैं, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। स्टार्ट करना प्रोजेक्ट, क्योंकि अब अभी तो ना तुम्हारे पास सोचने वाला काम ही खत्म हो गया। कल 2 घंटे में तुमने सब कुछ सोच लिया, ऑब्वियसली 2 घंटे में सब कुछ नहीं सोच पाओगे, बट जितना भी सोचा मेजर पार्ट तो सोच लिया। अभी बस काम करना शुरू करना पड़ेगा। अभी काम करते वक्त ना तुम्हारे पास एक पूरा क्लियर प्लान है कि मुझे यही काम आज करना है, ये काम कल करना है, ये काम परसों करना है। तो ऐसा प्रोक्रेस्टिनेशन वाला जो चीज़ होता है ना, वो भी हैंडल हो जाता है, क्योंकि आपको डेली छोटा काम करना पड़ेगा। एंड बाय द एंड ऑफ 15 to 1 month डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट साइज, आपके पास एक प्रॉपर प्रोजेक्ट रेडी है। आप सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में, कभी भी हो, प्लानिंग के साथ प्रोजेक्ट करोगे, इट विल बी फ्लॉलेस एंड इट विल बी इम्प्रेसिव फॉर द एंड यूजर, ओके। सो अभी मुझे बताओ, कल के लिए किसी को कुछ डाउट है, या फिर अभी तक जितना पढ़ाया कुछ डाउट है, मुझे बताओ। फिर कल आओगे कॉम्पीट करने एंड वहाँ पे हमसे डाउट पूछोगे, फिर करोगे टाइम ज़ाया होगा, तो अभी से समझ के चले जाओ, ओके। कोई डाउट है किसी का? कल क्या करोगे? हाँ हाँ, वो फॉर्मेट देखो, मैं हम लोग तुम्हें बताना इसीलिए नहीं सोचे कि बिकॉज क्या है ना कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन ना दिमाग में रहेगा तो तुम ओवरवेल्म हो जाओगे, है ना। तुमने ओके, डू यू वांट टू नो?
मैं आप लोग बताओ फॉर्मेट, कोई प्रॉब्लम लाइक कंफ्यूज तो नहीं होगा ना? ठीक है मैं बता देती हूँ। इसमें और ऊपर वाले में क्या है? वो ये जो है ना, ये वाला, ये बस ऐसे लाइक उसको लेट्स से कि ये बस बताने के लिए, कैसे डिस्प्ले करने के लिए हम लोग ये रखे हैं, बट दिस इज नॉट अ वर्कफ्लो, ये कहीं पे एक्सेप्ट नहीं होगा। ये जो रहता है ना, इसको डेटा फ्लो डायग्राम बोलते हैं, ठीक है? डेटा फ्लो डायग्राम जो होता है ना, वो एक वेरी ऑफिशियल डायग्राम होता है। ओके, तो आपको चिन्मय सर अच्छे समझाएंगे क्योंकि इज रियली गुड एट डीएफडीज। ओके गाइस, सो डेटा फ्लो डायग्राम है ये। तो इसमें एक्चुअली क्या डेटा फ्लो, डेटा कहाँ से कहाँ तक फ्लो है। एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, ये तो रेस्टोरेंट का है, इसको छोड़ो। नॉर्मल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं तुम लोगों को किसका बोला था, अमेज़न का। ओके, अमेज़न का ले लेते हैं। तो अमेज़न अभी जब मैं खोला तो अमेज़न का पहला क्या मेरे को दिखा है, इस पेज को क्या कहते हैं, होम पेज। होम पेज डॉक्यूमेंट में भी तुम लोग देख सकते हो, मेरा पहला पेज का नाम क्या है, इसको, ये तो डाटाबेस है। ये क्या है, होम पेज। तो कोई भी इंसान जब तुम्हारे वेबसाइट को जाएगा, फिर तुम्हारे ऐप को जाएगा, तो पहले तो वो होम पेज को जाएगा, उसको कुछ दिखना चाहिए तुम क्या काम करते हो। तुम रेस्टोरेंट गई तो या तुम कार बेचते हो, नहीं कुछ तो देखना पड़ेगा ना उसको कि क्या तुम काम किसके ऊपर कर रहे हो। क्योंकि एक ही वर्ड लेट्स से अमेज़न लिख लो, तुम जंगल को दिखा रहे हो उसमें, अमेज़न जंगल, वो उसको सर्च कर लिया, प्रॉब्लमेटिक है ना। तो अमेज़न जंगल में जाकर ढूंढ रहा है तो मेरे को प्रोडक्ट चाहिए। तो इसलिए होम पेज थोड़ा दिखाते हैं कि हाँ ये हमारा शॉपिंग के लिए, या ये हमारा कार के लिए, या ये रेस्टोरेंट का है। तो फिर होम पेज होता है। होम पेज के बाद हम कहाँ जाते हैं, बेसिकली साइन इन। साइन इन के नीचे कुछ लिखा है, न्यू कस्टमर स्टार्ट हियर। स्टार्ट हियर का मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन। तो हमें रजिस्ट्रेशन करते हो। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या लिखा है, लॉगिन और फिर रजिस्ट्रेशन। अगर यूजर ऑलरेडी है तो वो लॉगिन कर लेगा, अगर यूजर नहीं है तो वो क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा। एक बार यूजर रजिस्ट्रेशन किया, अमेज़न में फॉर्म दिया था अभी, तो फॉर्म बता दे, एक बार फॉर्म दे दिया तो फॉर्म जाके कस्टमर डेटाबेस को गया। तो ये टोटली वर्कफ्लो हुआ कि नहीं, एज जैकिश सेड। तो वो जो वर्कफ्लो हुआ, अभी ये चीज क्या है, कस्टमर डेटाबेस। तो डेटाबेस को हम हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो डैश लाइन के अंदर कस्टमर डेटाबेस कुछ भी लिखेंगे, कस्टमर डेटाबेस हो या फिर कार डेटाबेस हो, या फिर तुम लोगों का बुक बेच रहे हो तो बुक का डेटाबेस हो, या फिर जैसे यहाँ पे मेनू है, मेनू का डेटाबेस है, टेबल अवेलेबिलिटी का डेटाबेस है, लाइक कितना टेबल बुक हुआ है या कितना टेबल रिजर्व है ऑलरेडी, या फिर कोई टेबल खराब हो गया, मतलब उसमें लोग नहीं बैठ रहे, टूट गया मैटर, तो उस टेबल को हटा देना है लिस्ट से। तो वो सब यहाँ पे अपडेट होता रहता है। ओके, तो ये सब क्या हो गया, जितने भी डेटाबेसेस हो गए। डेटाबेसेस के बाद ये जो एरोज है, ये एरो तुम्हारा फ्लोज दिखाते हैं कि डाटा कहाँ कहाँ जा रहा है। ओके, यहाँ से देखो दो, आइदर तुम इस पाथ को चूज करके जा सकते हो या फिर इस पाथ को चूज करके जा सकते हो। ओके, दो पाथ हो गया। फिर क्या है, ये जो सर्कल्स देख रहे हो, जो सर्कल्स है वो सर्कल्स है तुम्हारे मॉड्यूल्स। इसमें बोला क्या था, एक बड़ा सा सिस्टम है, उस सिस्टम को तोड़ना पड़ता है हमको। हम उस बड़े सिस्टम को एट टाइम तो नहीं बना सकते, गलती हो तो गलती पता नहीं कहाँ पे हो, तो बड़े सिस्टम को तोड़ेंगे, फिर छोटे छोटे क्या ग्रुप्स में बांटेंगे उसको, वो ग्रुप्स करेगा वो प्रोजेक्ट को। तो वही हुआ कि कस्टमर होम पेज को मैंने मॉड्यूल में बना के तोड़ दिया इसको। फिर जितने भी मॉड्यूल्स लिखे थे, लाइक अभी जो मैम तुमको दिखा है फंक्शनैलिटीज, उसमें मॉड्यूल लिखा था, मॉड्यूल 1 होम पेज लिखा था, मॉड्यूल 2 क्या लिखा था उसमें, मेनू बुकिंग एंड ब्राउजिंग, मॉड्यूल 3 था टेबल एंड टेबल अवेलेबिलिटी एंड रिजर्वेशन, जैसे मॉड्यूल 4 कुछ बिलिंग था, मॉड्यूल 5 ऑर्डर कैंसिलेशन था, उसमें था कि नहीं मॉड्यूल्स, वो वहां पे जो मॉड्यूल्स लिखे नहीं थे उस मॉड्यूल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ओके, बस ऐसे ही 0.1 0.3 0.4 बस ऐसे ही नंबर लिख के रिप्रेजेंट करना है। और ये नंबरिंग देखो, ऐसे आर्बिट्रेरी भी तुम दे सकते हो, बट मोस्ट ऑफली क्या होता है, देखो 0.1 यहाँ पे दिया, फिर यहाँ पे अगर मैं फ्लो कहने से जा रहा तो 0.2 यहाँ पे होगा। ओके, और मैं सेकंड फ्लो कहने से जा रहा तो 0.3 यहाँ पे होगा। ओके, तो अगर इन दोनों फ्लो से मैं देख रहा हूँ तो 0.4 बिलिंग क्या होता है, फिर
बिलिंग के बाद कहाँ जाना चाहिए यहाँ पे? कैंसिलेशन। बट यहाँ पे मैं इन्वेंटरी को क्यों दिया हूँ? क्योंकि देखो एज जैकेशन सेड कि एक तो ये पाथ हो गया मेरा, ये पाथ, एक पाथ ये देख रहे हो यहाँ से घूम के वहां तक है। ये पाथ क्या कर रहा है? लाइक ऑर्डर करते वक्त सोच लो तुम्हें 5 प्लेट, जैसे बोले कि 5 प्लेट मोमो, 5 प्लेट मोमो खत्म हो गया, वो इन्वेंटरी में जाके देखेगा कि नहीं मोमो मेरे पास कितना बचा है। अभी सोचो तुम चिकन या एक का एक का कुछ तुम ऑर्डर किए, अगर एक ही खत्म हो गया इन्वेंटरी से तो तुमको क्या बना के देगा पता है? इसे एक बार कंफर्मेशन है तो वो इन्वेंटरी में जाके चेक करेगा कि हाँ ये बंदे को लेट्स सपोज एक ऑमलेट चाहिए, तो वो सोचेगा एक है क्या मेरे पास, नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा? इन्वेंटरी डायरेक्ट ऑर्डर को छोड़ेगा कि नहीं एक नहीं है, तो फिर पीछे आके बोलेगा नहीं एक नहीं है अभी, ऑर्डर नॉट अवेलेबल। लेट्स सपोज उसके पास 4 एग था, ओके, तो हम 4 ऑमलेट ऑर्डर कर लिया ऑलरेडी, तो वो यहाँ पे गया इन्वेंटरी को बोले मेरे पास 4 ऑमलेट चाहिए मेरे को, और उसके पास में 4 एग है, वो चारों एग को डिलीट कर देगा, उसके बाद कितना बचा? 0। तो वो यहाँ पे जाएगा, फिर ये एक्शन करेगा कि हाँ 4 अंडे का तुम बना लो ऑमलेट, बाकी मेरा खत्म हो गया 0, इसको अपडेट कर दिया। अभी ये अपडेट फॉर्म में है, अभी अगर उसके पास दूसरा बंदा आके उसको भी एक चाहिए, अंडा चाहिए, तो क्या करेगा? वो फिर से ऑर्डर करेगा, लेकिन ऑलरेडी कहाँ हो गया? 0। तो वैसे ही वर्कफ्लो वहाँ पे 0 हो गया, तो इसी हिसाब से मैं इसको 0.5 दिया, तो इसको 0.6 देते हो, दैट इज नॉट एन इशू। फिर अगर पेमेंट कर लिए तो कैंसिल भी तो करना पड़ेगा, अगर तुमको चाहिए नहीं, लेट्स सपोज अभी पेमेंट कर लिए, कुछ इमरजेंसी आ गया, तुमको जाना है होटल में, तो कैंसिलेशन होता है, ऑर्डर कैंसिल कर लोगे, पैसे तुमको मतलब कुछ अगर फीस उनका होगा, कुछ हिडन फीस रख के तुमको ऑर्डर कैंसिलेशन का सारा अमाउंट वापस दे देंगे। फिर इसमें फिर इन सब के बाद हम यहाँ पे ये सब देख रहे हो जो हेक्सागोन मतलब बॉक्सेस हुआ है ब्लू कलर का, वो बॉक्सेस आउटपुट है। लाइक हमको एंड प्रोडक्ट क्या मिला? जब हम बिल पे कर रहे तो कस्टमर को क्या मिलेगा? एक बिल। और जब ऑर्डर कैंसिल कर रहे तो हमको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा कि नहीं? पैसे तो दे चुके हैं ना, तो पैसा मिलेगा इसलिए रिटर्न पेमेंट। और अगर होटल मैनेज कर रहे हैं, होटल मैनेज करते होटल को क्या चाहिए? इससे रिपोर्ट चाहिए, एनालिसिस चाहिए कि मेरा कितना सेल्स हुआ, कौन सा प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा सेल्स हो रहा है, या फिर किस समय में मेरे सबसे ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, किस मतलब कौन से सीजन में ज़्यादा सब कस्टमर्स आ रहे हैं, सबका एक एनालिसिस चाहिए कि नहीं? तो मैनेजमेंट को क्या चाहिए? रिपोर्ट और एनालिसिस। तो ये वाला जो फंक्शन है ये इनको एक रिपोर्ट एंड एनालिसिस प्रोवाइड करेगा, आउटपुट। ओके, और भी सोच सकते हो क्या आउटपुट हो सकता है इसमें? एनीथिंग आउटपुट? हम यहाँ पे जैसे जगेश ने बोला कि मेनू तुम बुक कर लिए और एक रिवर्स फंक्शन नहीं है, या फिर टेबल बुक कर लिए एक रिवर्स फंक्शन नहीं है, डिस्प्ले भी एक आउटपुट हो सकता है। लाइक तुम जब कुछ चीज देख लिए, उस चीज का तुम डिस्प्ले चाहते हो, बस उसको भी तो आउटपुट कर सकते हो, क्योंकि यूजर के पास वो चीज आ रहा है, डिस्प्ले भी एक आउटपुट बना सकते हो। ओके, तो वो सब हो गया। और यहाँ पे जो लिखा नहीं है चीजें, यूजर डाटा, मेनू डाटा, बुकिंग ऑर्डर, ये सब क्या है बताए? ये सब डाटा फ्लो है, क्या डाटा जा रहा है। सर्चिंग के, सर्चिंग तो एक फंक्शन हो गया, सर्चिंग तो कुछ टाइप की होगी, स्ट्रिंग, सर्च कीवर्ड्स की होगी, कुछ कीवर्ड है स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग यहाँ तक पहुंचा, वो एक डाटा गया। अब डाटा के बाद बुकिंग ऑर्डर, अगर डाटा तुम भेज रहे, एक तुम सिलेक्ट किए, एक के बाद तुम एक करी सिलेक्ट कर रहे हो या ऑमलेट सिलेक्ट कर रहे हो, वो सब क्या बुकिंग ऑर्डर है, ऑर्डर में आएगा। एक बार तुम यहाँ पे देख ले कि एक का क्या क्या है, दोनों सिलेक्ट कर ले, तो वो यहाँ तक जाएगा कि नहीं? वो प्रोडक्ट यहाँ तक भेजा गया। यहाँ पे भेजने के बाद तुम लोग कंफर्मेशन तो करोगे, मेरे को 4 ऑमलेट चाहिए, एक करी चाहिए, तो फिर कंफर्मेशन करने के बाद यस आई कंफर्म जब क्लिक करते हो तो कंफर्मेशन डाटा यहाँ पे आता है कि यस दैट यूजर वांट दिस प्रोडक्ट और दिस डिश या दिस मील। फिर वहाँ पे अवेलेबिलिटी, तुम यहाँ पे एक कमांड डालोगे, दिस टेबल इज अवेलेबल। अगर 5 टेबल है उस होटल में या फिर उस रेस्टोरेंट में, ऑलरेडी 3 टैग है, अभी लोग बैठे 2 ही खाली है, तुम बाहर से अंदर अभी पहुंचे रेस्टोरेंट, तो तुम रेस्टोरेंट जाना चाहते हो, ऑन द वे हो, तो तुम आपसे चेक कर लोगे, हाँ अभी 2 टेबल खाली है, एक टेबल रिजर्व कर लिया, तो वो अवेलेबिलिटी मैसेज भेजेगा इसको कि यहाँ टेबल अवेलेबल है, बोले हाँ 2 टेबल अवेलेबल है,